स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। एपिसोड 101 टू 110, अध्याय 101, मेडिसिन किंग वैली की गहन नींव। मेडिसिन किंग वैली द्वारा शासित क्षेत्र महान यान राजवंश के क्षेत्र से भी बड़ा है। इस विशाल भूमि पर अनगिनत भव्य और विशाल शहर शान से खड़े हैं। जैसे जैसे कोई मेडिसिन किंग वैली संप्रदाय के मुख्यालय के करीब पहुंचता है, इन शहरों का पैमाना और भी बढ़ता जाता है। यहाँ के सन्यासियों की संख्या और उनकी शक्ति भी लगातार बढ़ रही है। महान यान राजवंश की तुलना में मेडिसिन किंग वैली निश्चित रूप से एक कठिन चुनौती है। जब इन्फिनिट ग्रुप ने महान यान पर हमला किया था तो सब कुछ बहुत आसानी से हुआ था। वे सीधे उन्हें रौंदते हुए निकल गए और एक ही लड़ाई में पूरे राज्य को जीत लिया। हालांकि मेडिसिन किंग वैली पर इन्फिनिट ग्रुप की संयुक्त सेना का हमला भी बहुत सुचारू रहा। पारंपरिक सेनाओं के युद्ध क्षेत्र में संयुक्त सेना अजेय रही और उन्होंने दुश्मन के 30 लाख से अधिक सैनिकों को ढेर कर दिया। सेंट रैंक के युद्ध क्षेत्र में तियानयू ग्रुप की सीईओ जी येन्यू ने पहले एक सेंट रैंक योद्धा को गंभीर रूप से घायल किया और फिर पीछा करते हुए उसे मार गिराया। इंपीरियल रैंक के युद्ध क्षेत्र में गुकिजुए को कोई नुकसान नहीं हुआ। मेडिसिन सम्राट केवल इसलिए भागने में सफल रहे क्योंकि गुकिजुए ने जानबूझकर अपनी शक्ति रोक ली थी। हर युद्ध क्षेत्र और हर लड़ाई में इन्फिनिट ग्रुप की संयुक्त सेना ने पूर्ण विजय प्राप्त की। फिर भी मेडिसिन किंग वैली की नींव इतनी गहरी थी कि यहाँ तक लड़ने के बाद भी उन्हें पूरी तरह से जीता नहीं जा सका था। इस समय गुकिजुए और जी येन्यू समझ पा रहे थे कि मेडिसिन किंग वैली जैसी ताकतों पर हमला करने वाले अन्य समूहों को असफलता का सामना क्यों करना पड़ा था। भले ही तियानहोंग डोमेन के पास तकनीकी हथियारों की कमी है, लेकिन उनकी बुनियादी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। ऐसी स्थिति में एक ही लड़ाई में पूरे क्षेत्र को जीत लेना बेहद मुश्किल काम है। मेडिसिन किंग वैली के 5 प्रमुख शहरों में से एक तियानलू शहर पर कब्जा करने के बाद गुकिजुए और जी येन्यू ने सेना को अस्थायी विश्राम और पुनर्गठन का आदेश दिया। तियानलू शहर सिटी लॉर्ड का विशाल हॉल। गुकिजुए और जी येन्यू तियानलू शहर के मुख्य हॉल में मिले। मिलने के बाद जी येन्यू ने बड़ी चिंता के साथ पूछा, मेडिसिन सम्राट के साथ हुई उस भीषण लड़ाई में आप घायल तो नहीं हुए? वह गुकिजुए की वास्तविक स्थिति का अनुमान नहीं लगा पा रही थी। गुकिजुए ने सिर हिलाया, सीईओ जी, आप मुझे कम आंक रही हैं। क्या आपको सच में लगा कि मैं उनके साथ इतनी देर तक लड़ा क्योंकि हम बराबर के थे? मैंने केवल उन्हें जीवित छोड़ दिया। मेडिसिन किंग वैली के भीतर निश्चित रूप से उनसे भी अधिक शक्तिशाली पूर्वज होंगे और मैं उनके लिए एक जाल बिछाने की योजना बना रहा हूँ। जी येन्यू मुस्कुराए, मैं आपको कम नहीं आंक रही थी, मैं बस आपके लिए चिंतित थी। जब वह बोल रही थी, गुकिजुए उसकी ओर बढ़े। जी येन्यू थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि गुकिजुए क्या करने वाले हैं, क्योंकि गुकिजुए ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जी येन्यू शर्माते हुए बोली, आप सच में दुष्ट हैं, आपने वास्तव में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अब भी आपके पास मुझसे लड़ने के लिए ऊर्जा बची है। जी येन्यू वास्तव में थक चुकी थी। गुकिजुए के लिए सेंट रैंक योद्धाओं को मारना मुर्गियों को काटने जैसा आसान हो सकता है, लेकिन एक सामान्य सेंट रैंक योद्धा के लिए दूसरे को हराना बहुत कठिन होता है। उसने एक योद्धा को खत्म करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। गुकिजुए ने जी येन्यू को बाहों में थामे हुए पूछा, बाकी युद्ध क्षेत्रों की क्या स्थिति है? वे अभी काम और आराम के बीच संतुलन बनाने की जल्दी में नहीं थे। जी येन्यू ने जवाब दिया, स्थिति आमतौर पर बहुत अच्छी है। युद्ध की शुरुआत में दुश्मन के पास 1 करोड़ सन्यासियों की सेना थी। अब तक उनके लगभग 40 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। हमारी संयुक्त सेना के पास 85 लाख सैनिक थे, जिनमें से हमने 15 से 20 लाख के बीच सैनिक खोए हैं। इनमें से भी लगभग 5 लाख सैनिक महान यान राजवंश के थे। यानी हमारे अपने मुख्य सैनिकों का नुकसान केवल 10 लाख के करीब है। गुकिजुए समझ गए कि इन्फिनिट ग्रुप और तियानयू ग्रुप के सैनिक कुलीन थे, जबकि महान यान के सन्यासी उतने प्रभावी नहीं थे। गुकिजुए गहरी सोच में डूब गए। इस नुकसान के अनुपात को देखते हुए वे युद्ध जारी रख सकते थे। इन्फिनिट ग्रुप के मुख्यालय में युद्ध मशीनें लगातार बनाई जा सकती थीं। यदि संसाधन पर्याप्त हों तो वे मशीनों के दम पर दुश्मन की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर सकते थे। गुकिजुए ने अपनी ऊर्जा से पूरे हॉल को ढांक दिया ताकि बाहर की दुनिया को अंदर की गतिविधियों का पता न चले। सौभाग्य से इस बार लिएकोंगवू हॉल के बाहर इंतजार नहीं कर रहे थे, वरना उन्हें फिर से महसूस होता कि जमीन लगातार कांप रही है। मेडिसिन किंग वैली, शोक का माहौल। दूसरी ओर मेडिसिन किंग वैली में मातम छाया हुआ था। मेडिसिन सम्राट के चेहरे पर घोर निराशा थी। उनके अधिकारी और बचे हुए विशेषज्ञ भी उतने ही दुखी थे। उन्होंने सदियों तक इस क्षेत्र पर राज किया था और कभी भी इन्फिनिट ग्रुप जैसे चालाक और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। लगातार मिल रही हार के कारण सन्यासियों का मनोबल गिरकर शून्य हो चुका था। सम्राट ने सबको मंत्रणा हॉल में बुलाया। उन्होंने भारी मन से पूछा, स्थिति अत्यंत नाजुक है। क्या किसी के पास दुश्मन को हराने की या कम से कम मुकाबला करने की कोई रणनीति है?
हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जब तक इन्फिनिट ग्रुप के तकनीकी हथियारों का तोड़ नहीं मिल जाता, वे हमेशा घाटे में रहेंगे। सन्यासियों को मंत्र पढ़ने और जादुई हथियारों के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जबकि इन्फिनिट ग्रुप की मिसाइलें और लेजर मशीनें अपनी ऊर्जा खुद लेकर आती हैं। यह एक ऐसा अंतर था जिसे पाटना उनके लिए असंभव लग रहा था। जैसे ही सब खामोश हो गए, मेडिसिन किंग वैली के मुख्य संरक्षक ग्रैंड एल्डर रान ने धीरे से कहा, मेडिसिन किंग वैली अब जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण मोड़ पर है। क्या हम ओल्ड मेडिसिन सम्राट को बाहर आने का निमंत्रण दे सकते हैं? और अन्य मुख्य संरक्षकों को भी। ओल्ड मेडिसिन सम्राट वर्तमान मेडिसिन सम्राट के गुरु हैं। सख्ती से कहा जाए तो ओल्ड मेडिसिन सम्राट वर्तमान में एक जीवित मृत की रहस्यमय अवस्था में हैं। अपनी प्राकृतिक आयु समाप्त होने से पहले उन्होंने खुद को एक विशेष लिविंग डेड पपेट में बदल लिया था। इस अवस्था में वे अपनी चेतना को बरकरार रख सकते थे, जबकि उनका शरीर औषधि के झरने में धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, इस उम्मीद में कि एक दिन वे और आगे बढ़ सकेंगे। औषधि झरने में भिगोए गए अन्य मुख्य संरक्षकों की स्थिति भी वैसी ही थी। ग्रैंड एल्डर रान के बोलने के बाद मेडिसिन किंग वैली के कई उच्च अधिकारियों ने मेडिसिन सम्राट की ओर देखा। अब जब स्थिति नाजुक थी तो ओल्ड मेडिसिन सम्राट को आमंत्रित करना आवश्यक लग रहा था। सबकी नज़रों के बीच मेडिसिन सम्राट ने थोड़ा सिर हिलाया, यही एकमात्र रास्ता है। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर रान और अन्य अधिकारियों ने राहत की सांस ली। यदि ओल्ड मेडिसिन सम्राट और झरने वाले अन्य संरक्षक बाहर आ गए तो इन हमलावर दुष्टों को निश्चित रूप से धूल में मिला दिया जाएगा। गोकिजुए को नहीं पता था कि मेडिसिन किंग वैली के पास इतना शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है। इस समय वह लिए कोंडवू द्वारा भेजे गए विशेष संसाधनों की जांच कर रहे थे। ये ब्लड क्रिस्टल स्टोन्स के समान एक संसाधन था, लेकिन इसकी ऊर्जा का उतार चढ़ाव उनसे दर्जनों से सैकड़ों गुना अधिक मजबूत था। इन्फिनिट ग्रुप के तकनीकी हथियार इसमें से ऊर्जा नहीं निकाल सकते थे। लिए कोंडवू को नहीं पता था कि इन विशेष क्रिस्टलों का उपयोग कैसे किया जाए, इसलिए वे सलाह के लिए उन्हें गोकिजुए के पास ले आए। गोकिजुए के बगल में बैठी जीयेन्यू ने इस पर एक नज़र डाली और कहा, ये ब्लड गॉड क्रिस्टल हैं जिनमें विशाल ऊर्जा भरी है, लेकिन दुर्भाग्य से हम इनका उपयोग नहीं कर सकते और न ही तियानहोन डोमेन के निवासी। गोकिजुए ने भ्रमित होकर पूछा, तियानहोन डोमेन के निवासी भी इनका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? वह अपनी असमर्थता तो समझ सकते थे। तियानहोन डोमेन की कई चीज़ें उनके लिए अनुपयोगी थीं क्योंकि वे एक अलग ब्रह्मांडीय नियम प्रणाली से बनी थीं। जीयेन्यू ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मैंने जो सीखा है उसके अनुसार ब्लड गॉड क्रिस्टल को सोखने और शुद्ध करने के लिए एक विशेष माध्यम की आवश्यकता होती है। अन्य समूहों को भी हमले के दौरान ये मिले, लेकिन वे केवल इन्हें खाली नज़रों से देख ही सकते थे। उन्होंने कई तरीके आजमाए, यहाँ तक कि नमूने रिसर्च के लिए एलायंस बेस भी भेजे, लेकिन अब तक इसकी ऊर्जा निकालने का कोई तरीका नहीं मिला है। जीयेन्यू की बात खत्म होने के बाद गोकिजुए ने ब्लड गॉड क्रिस्टल का एक टुकड़ा उठाया। वे इसके भीतर छिपी उग्र और भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। उन्होंने एक पल के लिए कोशिश की, लेकिन ऊर्जा नहीं निकाल पाए। जैसे ही गोकिजुए हार मानने वाले थे, उन्हें ब्लड ड्रैगन के 9 पूर्वजों से प्राप्त 9 ड्रैगन पर्ल्स में अचानक हल्की सी थरथराहट महसूस हुई। उसी समय जीयेन्यू और लिए कोंडवू ने चौंक कर देखा कि गोकिजुए ने वास्तव में ब्लड गॉड क्रिस्टल से ऊर्जा का एक अंश निकाल लिया था। शुरुआत में वह केवल एक अंश था, लेकिन कुछ ही सांसों के बाद निकाली गई ऊर्जा की मात्रा काफी बढ़ गई। यह जीयेन्यू का मुंह खुला का खुला रह गया। वह पूरी तरह स्तब्ध थी। उसे पता था कि यह एक ऐसा शीर्ष संसाधन था जिसे वर्तमान में उपयोग करना असंभव माना जाता था। लिए कोंडवू की आंखें भी झटके से पीतल की घंटियों की तरह फटी रह गईं। गोकिजुए इस समय परमानंद में थे। उन्हें यकीन था कि यह एक अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तरीय संसाधन था। इसकी ऊर्जा उनके अपने इंपीरियल रैंक की ऊर्जा से भी अधिक शुद्ध थी। वे इसे सीधे नहीं सोख सकते थे, उन्हें रूपांतरण के लिए उन ड्रैगन पर्ल्स की आवश्यकता थी। ऐसा लगा जैसे ब्लड ड्रैगन के पूर्वजों और इन क्रिस्टलों के बीच कोई गहरा संबंध हो। जीयेन्यू ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ये कैसा महसूस होता है? गोकिजुए ने गंभीरता से सिर हिलाया, यह एक परम खजाना है। मेरा शरीर और ऊर्जा इसकी उच्च शुद्धता वाली शक्ति से लगातार मजबूत हो रहे हैं। यदि कोई इसके साथ साधना करे तो वह अपनी ही रैंक के योद्धाओं को आसानी से कुचल सकता है। जीयेन्यू और लिए कोंडवू दोनों इसे इस्तेमाल करने के लिए बेताब थे। गोकिजुए ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल केवल मैं ही इसके साथ साधना कर सकता हूँ, लेकिन शायद बाद में मैं आपकी समस्या का समाधान निकाल पाऊँ। गोकिजुए ने तुरंत आदेश दिया, ये बात लीक न होने दें कि मैं ऊर्जा निकाल सकता हूँ। बाहर यह संदेश फैलाएं कि इन्फिनिट ग्रुप इस पर शोध करना चाहता है, इसलिए हमें बड़ी मात्रा में ब्लड गॉड क्रिस्टल की आवश्यकता है। जीयेन्यू समझ गई कि गोकिजुए फिर से भारी मुनाफा कमाने वाले हैं। चूंकि कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए गोकिजुए इसे मिट्टी के मोल खरीद सकते थे।
लिए कोंगवू ने तुरंत झुककर सलाम किया, समझ गया। आपका अधीनस्थ अभी इसे संभाल लेगा। गु किजुए को वास्तव में एक विशाल खजाना मिल गया था। ब्लड गॉड क्रिस्टल के बूस्ट और मजबूती मिलने के बाद उनकी पहले से ही भयानक युद्ध क्षमता अब एक नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। औषधि झरना मेडिसिन किंग वैली की निषिद्ध भूमि है और यह आमतौर पर बंद रहती है। यहाँ तक कि मेडिसिन सम्राट भी इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस क्षेत्र के खुलने का 3 दिनों तक इंतजार किया। जब यह निषिद्ध क्षेत्र खुला तो सबने राहत की सांस ली। औषधि झरने में वास्तव में कोई पानी नहीं था, बल्कि यह अत्यंत सघन नौरंगी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। ये नौरंगी ऊर्जा अनगिनत दुर्लभ खजानों से परिष्कृत की गई थी। इसकी शुद्धता और तीव्रता की तुलना गु किजुए के हाथों में मौजूद ब्लड गॉड क्रिस्टल से की जा सकती थी। अंतर केवल इतना था कि क्रिस्टल का उपयोग सिर्फ गु किजुए कर सकते थे, जबकि यहाँ की ऊर्जा का उपयोग कोई भी कर सकता था। यहाँ पहुँचने के बाद मेडिसिन सम्राट और उनके साथियों ने बिना साधना किए केवल कुछ सांसें लीं और उनकी शक्ति में मामूली वृद्धि हो गई। औषधि झरने में कुल 4 आकृतियाँ थीं। उनमें से एक मेडिसिन किंग वैली के पूर्वज और वर्तमान सम्राट के गुरु ओल्ड मेडिसिन सम्राट थे। ओल्ड मेडिसिन सम्राट का नाम शुवान युवान यान था। हालांकि यह नाम थोड़ा कम जाना जाता था, लेकिन वे तियानहोंग डोमेन के शीर्ष दिग्गजों में से एक थे। वर्तमान में वे एक जीवित मृत के रूप में यहाँ निद्राधीन थे। उनकी भारी आवाज़ गूंजी, क्या बात है। मेडिसिन सम्राट और अन्य लोग घुटनों के बल बैठ गए और दंडवत प्रणाम किया। सम्राट ने कहा, गुरुदेव, मेडिसिन किंग वैली संकट में है। शुवान युवान यान ने अपनी धुंधली आंखें खोलीं, जिनमें मृत्यु की ऊर्जा तैर रही थी। मेरे मेडिसिन किंग वैली पर हमला करने का साहस किसने किया? सम्राट ने तुरंत तियानहोंग डोमेन और एम्परर स्टार के बीच चल रहे युद्ध का पूरा विवरण सुनाया। सब सुनने के बाद ओल्ड मेडिसिन सम्राट ने शांति से आदेश दिया, यदि ऐसा है तो 3 मुख्य संरक्षकों तियान, युन और लेई को जाने दो। आदेश मिलते ही 3 संरक्षक याओ तियान, याओ युन और याओ लेई धीरे धीरे औषधि झरने से ऊपर उठे। यद्यपि ये तीनों भी जीवित मृत थे, लेकिन वे इंपीरियल रैंक 7 से ऊपर की भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। गु किजुए को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुश्मन के पास इतनी गहरी रिजर्व ताकत है। इस दौरान वे लगातार ब्लड गॉड क्रिस्टल का उपयोग कर रहे थे। पर्याप्त आपूर्ति के कारण उनकी शक्ति बिजली की गति से बढ़ी और वे इंपीरियल रैंक 4 पर पहुंच गए। वे हमले का आदेश देने ही वाले थे कि तभी मेडिसिन किंग वैली ने खुद जवाबी हमला शुरू कर दिया। लिए कोंगवू ने घबराते हुए आकर सूचना दी, श्रीमान, मेडिसिन किंग वैली ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। गु किजुए दंग रह गए। क्या मेडिसिन किंग वैली में अभी भी जवाबी हमला करने की हिम्मत बची है? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, युद्ध शुरू करो। इस बार गु किजुए ने दुश्मन के वार का इंतजार नहीं किया और सीधे युद्ध क्षेत्र के ऊपर प्रकट हो गए। उन्हें देख मेडिसिन सम्राट मन ही मन खुश हुए। उनकी योजना थी कि वे गु किजुए से लड़ेंगे, हारने का नाटक करेंगे और फिर उन्हें गहराई में ले जाकर तीनों पूर्वजों के जाल में फंसा देंगे। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होने वाला था कि हकीकत उनकी सोच से कितनी अलग है। मेडिसिन सम्राट ने हवा में उठकर कहा, श्रीमान सिंगजुए, अभी भी आत्मसमर्पण करने में देर नहीं हुई है। गु किजुए ने उदासीनता से जवाब दिया, मेरी डिक्शनरी में आत्मसमर्पण शब्द नहीं है। आपने जवाबी हमला करने की हिम्मत जुटाई है तो जरूर आपके पास पर्याप्त आत्मविश्वास होगा। इसे आजमाने का यह अच्छा मौका है। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और गु किजुए का थंडर आर्मर और थंडर बैटल सेबर प्रकट हो गए। सम्राट ने डर के मारे तुरंत अपनी हरी भट्टी रक्षा के लिए निकाल ली। लेकिन इस बार गु किजुए अपनी ताकत छिपाने के मूड में नहीं थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी शक्ति के साथ एक जोरदार वार किया। सम्राट को लगा था कि पिछली बार की तरह ये हमला भी वे झेल लेंगे, लेकिन गु किजुए की शक्ति अब कई गुना बढ़ चुकी थी। बूम! जैसे ही गु किजुए की विश्व विभाजक तलवार नीचे आए, वह सीधे सम्राट की भट्टी से टकराए। क्लैंग! अगले ही पल वह भट्टी गु किजुए की भयानक बिजली वाली लहरों के नीचे चकनाचूर हो गई। बिना किसी सुरक्षा के गु किजुए की तलवार की धार सीधे सम्राट पर पड़ी। बूम! मेडिसिन सम्राट को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। वे अनगिनत बिजली के वारों में घिर गए और देखते ही देखते धूल में बदल गए। उनका शरीर और आत्मा दोनों पूरी तरह नष्ट हो गए। इस विनाशकारी वार के बाद गु किजुए की बर्फीली निगाहें दूर की ओर मुड़ी, जहां से 3 अत्यंत शक्तिशाली आभाएं उभरकर सामने आ रही थीं। जब गु किजुए और मेडिसिन सम्राट के बीच मुकाबला शुरू हुआ, तब लान शी, जी शांग, एम्परर और क्यूट ट्रेजर सभी टकटकी लगाए इस युद्ध को देख रहे थे। कुछ ही समय पहले गु किजुए और मेडिसिन सम्राट के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी और तब मेडिसिन सम्राट गु किजुए के हाथों से बच निकलने में सफल रहे थे। जी शांग को लगा था कि इस बार भी विजेता का फैसला होने से पहले गु किजुए को मेडिसिन सम्राट के साथ काफी देर तक लड़ना होगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि गु किजुए सिर्फ एक ही वार में मेडिसिन सम्राट को तुरंत ढेर कर देंगे। एम्परर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अविश्वास में कहा, सिर्फ एक वार में खत्म कर दिया।
क्यूट ट्रेजर ने भी डरते हुए सिर हिलाया। सीईओ सिंह सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। पता नहीं पिछली बार वे अपनी ताकत छिपा रहे थे या फिर हाल ही में उन्होंने बहुत सुधार किया है। जी शांग ने बीच में कहा, मुझे लगता है कि दोनों बातें सच हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि सीईओ सिंह ने अभी तक अपनी पूरी ताकत दिखाई भी नहीं है। क्या? एम्परर इतना हैरान था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। जैसे ही वे सब हैरान थे, लान शी ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, देखो वहाँ 3 और शक्तिशाली आभाएं प्रकट हुई हैं। ये सुनते ही जी शांग ने तुरंत उस ओर देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मुसीबत! मेडिसिन किंग वैली के पास इतने सारे इंपीरियल रैंक विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? एम्परर भी घबरा कर बोला, क्या सीईओ सिंह अकेले इन तीनों से लड़ पाएंगे? लेकिन तभी एक और भी भयानक दृश्य सामने आया। 9वें आसमान के ऊपर गो किजुए के शरीर से अंतहीन बिजली फूटने लगी। उनके हाथ में मौजूद बिजली की तलवार एक चांदी के सूरज की तरह चमक उठी, जिससे एक अत्यंत डरावनी शक्ति पैदा हुई। उनके सामने मेडिसिन किंग वैली के 3 मुख्य संरक्षक याओ तियान, याओ युन और याओ लेई लगातार उनके दबाव में पिछड़ रहे थे। ये देखकर जी शांग का सिर श्रद्धा से झुक गया। उसने कहा, लान शी, तुम्हारा भाई बहुत शक्तिशाली है। शायद मैं 10,000 जन्मों में भी उनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। ऊपर आसमान में गो किजुए तीनों संरक्षकों को दबाते हुए मेडिसिन किंग वैली की गहराई में घुसते जा रहे थे। वे समझ गए थे कि ये तीनों हार मानकर पीछे नहीं हट रहे, बल्कि वे किसी और भी डरावनी चीज की ओर पीछे हट रहे हैं। लेकिन गो किजुए की रफ्तार कम नहीं हुई। उन्होंने अपना पूरा ध्यान याओ युन पर केंद्रित किया, जो तीनों में सबसे पीछे था। मरो! जैसे ही उन्होंने कहा मरो, उनकी बिजली से भरी तलवार ने हवा को चीरते हुए प्रहार किया। याओ युन ने मदद के लिए पीछे देखा, लेकिन याओ तियान और याओ लेई तो खुद डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। निराशा में डूबे याओ युन ने खुद को आत्मघाती विस्फोट करने की कोशिश की। लेकिन गो किजुए ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे सामने तुम्हें खुद को उड़ाने तक का अधिकार नहीं है। अगले ही पल बिजली की 2 लहरें आपस में मिली और याओ युन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह चाहकर भी खुद को नहीं उड़ा पाया। इस जीत के बाद अब कोई संदेह नहीं बचा था। याओ तियान और याओ लेई भी अब उनके सामने टिकने वाले नहीं थे, जब तक कि कोई और पुराना राक्षस सामने न आए। और वास्तव में एक पुराना राक्षस वहां मौजूद था। जैसे ही गो किजुए मेडिसिन किंग वैली के औषधि झरने के पास पहुंचे, उन्हें ओल्ड मेडिसिन सम्राट दिखाई दिए, जो इंपीरियल रैंक के शिखर पर पहुंचे एक विशेषज्ञ थे। वहां खजानों के पहाड़ और वह 9 रंगी जादुई झरना भी था, जिसकी ऊर्जा गो किजुए के ब्लड गॉड क्रिस्टल के बराबर थी। ओल्ड मेडिसिन सम्राट ने नहीं सोचा था कि उनके शिष्यों का ये हाल होगा। उन्होंने भागते हुए याओ तियान और याओ लेई को रोका और गरजते हुए बोले, घबराओ मत। वह अकेला है, हम 3 हैं। साथ मिलकर हम उसे धूल चटा सकते हैं। इतना कहकर ओल्ड मेडिसिन सम्राट शुवानयुवानयान ने झरने से बाहर निकलकर गो किजुए पर सीधा हमला किया। गो किजुए बिना डरे आगे बढ़े और उनकी तलवार से बिजली की सैकड़ों लहरें बरसने लगीं। अब याओ तियान और याओ लेई के पास भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें ओल्ड मेडिसिन सम्राट के साथ मिलकर अपनी आखिरी सांस तक गो किजुए का सामना करना ही था। गो किजुए की शक्ति ने इन्फिनिट ग्रुप की संयुक्त सेना को मेडिसिन किंग वैली के खिलाफ उनके अंतिम निर्णायक युद्ध में एक शानदार विजय दिलाई। जैसे ही गो किजुए ने बहादुरी और भारी शक्ति के साथ मेडिसिन सम्राट को एक ही वार में मार गिराया और फिर औषधि झरना प्रतिबंधित क्षेत्र में अपना रास्ता बनाया, इन्फिनिट ग्रुप की संयुक्त सेना भी अजेय गति और ऊंचे मनोबल के साथ आगे बढ़ी। मेडिसिन किंग वैली के सन्यासी मूल रूप से इतने बेकार नहीं थे। हालांकि इन्फिनिट ग्रुप के नेता गो किजुए बस बहुत अधिक डरावने थे। कुछ ही समय पहले अनगिनत आंखों ने स्पष्ट रूप से देखा था कि गो किजुए ने मेडिसिन सम्राट को केवल एक वार में खत्म कर दिया था। इस दृश्य से जो सदमा पहुंचा वह बहुत गहरा था। ये कहा जा सकता है कि गो किजुए के उस एक वार ने मेडिसिन किंग वैली के प्रतिरोध के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। जैसे जैसे जी यिन्यू, लिए कोंगवू और अन्य लोग सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े, मेडिसिन किंग वैली के सन्यासी कोई ठोस प्रतिरोध करने में असमर्थ रहे और मारे गए। इस बिंदु तक सामान्य युद्ध क्षेत्र की लड़ाई अनिवार्य रूप से समाप्त हो चुकी थी। सेंट रैंक के युद्ध क्षेत्र में जी यिन्यू के रक्तवंश में गो किजुए द्वारा सुधार किए जाने के बाद काफी मजबूती आई थी। इस बार उन्होंने फिर से वीरता दिखाए। मेडिसिन किंग वैली का एक सेंट रैंक विशेषज्ञ उनके हाथों मारा गया, जबकि अन्य कई घायल विशेषज्ञों को लिए कोंगवू और अन्य साथियों ने घेर कर मार डाला। लेकिन कोई नहीं जानता था कि गो किजुए की तरफ स्थिति कैसी है। गो किजुए की लड़ाई निश्चित रूप से किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक सुगम थी। ब्लड ड्रैगन के 9 पूर्वजों की विरासत ने उन्हें ब्लड गॉड क्रिस्टल की शक्ति सोखने की अनुमति दी थी। उस क्रिस्टल की उच्च शुद्धता वाली ऊर्जा ने उनकी युद्ध क्षमता को एक अजेय स्तर पर पहुंचा दिया था। भले ही ओल्ड मेडिसिन सम्राट और याओ तियान की तिकड़ी ने मिलकर काम किया, फिर भी वे गो किजुए द्वारा बार बार पीछे धकेले गए। ओल्ड मेडिसिन सम्राट की समझ भी गो किजुए की शक्ति देखकर दंग रह गई।
यदि उन्हें पता होता कि गो के जुए इतने भयानक हैं तो वे बहुत पहले ही पलायन कर गए होते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही याओ तियान और अन्य ने पीछे हटने की इच्छा महसूस की, ओल्ड मेडिसिन सम्राट फिर से बोले, अपने मूल को जलाओ, मौत तक लड़ो। इस व्यक्ति के पास निश्चित रूप से कोई बड़ा रहस्य है। इसे मारने से हमें अकल्पनीय लाभ होगा। ओल्ड मेडिसिन सम्राट ने अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी शुरू कर दी। लेकिन गू के जुए का जवाब केवल और भी भयानक बिजली की लहरें थीं। उनकी तलवार का हर वार स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाला था। लड़ाई के दौरान ग्रैंड एल्डर याओ लेई अंततः दबाव सह नहीं पाए और सीधे भाग निकले। उन्होंने एक जादुई ताबीज तोड़ा और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। याओ लेई के भागने से ओल्ड मेडिसिन सम्राट और ग्रैंड एल्डर याओ तियान का भाग्य निश्चित हो गया। गुस्से और निराशा में याओ तियान ने सीधे खुद को उड़ा लिया। बूम! ओल्ड मेडिसिन सम्राट एक पल के लिए पूरी तरह निराश हो गए। याओ तियान के आत्मघाती विस्फोट से आसपास का स्थान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अब उनके पास भागने का कोई मौका नहीं बचा था। गोकिजुए ने तुरंत अनगिनत बिजली की कड़क पैदा की और खुद को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। एक इंपीरियल रैंक विशेषज्ञ का आत्म विस्फोट भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। लेकिन ओल्ड मेडिसिन सम्राट की किस्मत खराब थी। याओ तियान और याओ लेई दोनों ही एक से बढ़कर एक निकले। एक उन्हें बीच मझधार में छोड़कर भाग गया और दूसरे याओ तियान ने बिना बताए खुद को उड़ा लिया, जबकि सम्राट का पूरा ध्यान गोकिजुए को रोकने में लगा था। इस विस्फोट का सबसे बड़ा झटका गोकिजुए को नहीं बल्कि ओल्ड मेडिसिन सम्राट को लगा। उनकी बेशकीमती जादुई ढाल के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे शरीर और आत्मा सहित पूरी तरह शून्य में विलीन हो गए। मेडिसिन किंग वैली का प्रतिबंधित क्षेत्र भी इस विस्फोट में राख हो गया। धमाका खत्म होने के बाद गोकिजुए ने अपनी तलवार उठाई और ओल्ड मेडिसिन सम्राट के बचे खुचे अस्तित्व पर अंतिम प्रहार किया। गोकिजुए के स्वर्ग विभाजित करने वाले प्रहार के सामने ओल्ड मेडिसिन सम्राट ने बड़ी शालीनता से अपने कपड़े ठीक किए और कहा, श्रीमान, मेरे प्राण बख्श दीजिए। मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। जब गोकिजुए ने उसे अपने कपड़े ठीक करते देखा तो उन्हें लगा कि ओल्ड मेडिसिन सम्राट शांति से मृत्यु का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दुश्मन इतना बड़ा यूटर्न लेगा। वे अपनी तलवार की धार वापस खींचते खींचते बचे। यद्यपि ओल्ड मेडिसिन सम्राट को गोकिजुए ने इतना पीटा था कि वह जमीन पर अपने दांत ढूंढ रहा था, फिर भी वह एक इंपीरियल रैंक विशेषज्ञ था और वह भी मेडिसिन किंग वैली का। यदि वह समर्पण करने को तैयार था तो गोकिजुए उसे जीने का मौका दे सकते थे। गोकिजुए ने तुरंत कहा, अपना मस्तिष्क खुला छोड़ दो, विरोध मत करना। मैं तुम्हारे ओरिजिन मूल पर अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ना चाहता हूँ। ये ब्लड ड्रैगन के 9 पूर्वजों की विरासत से मिली एक विधि थी। एक बार आध्यात्मिक छाप छूट जाने के बाद यह ओल्ड मेडिसिन सम्राट के दिमाग में निगरानी तंत्र लगाने जैसा था। गोकिजुए हर समय उसके विचारों और कार्यों को जान सकेंगे और उसे नियंत्रित कर सकेंगे। संक्षेप में, वह पूरी तरह से एक कठपुतली बन जाएगा। गोकिजुए को यकीन नहीं था कि वह क्या चुनेगा, लेकिन ओल्ड मेडिसिन सम्राट ने तुरंत एक घुटने पर बैठकर सलाम किया और कहा, श्रीमान, कृपया आगे बढ़ें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ओल्ड मेडिसिन सम्राट इतना डरपोक निकला। वह इस समय अत्यंत कमजोर था। उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो गोकिजुए की तलवार से कट जाना या अपमानजनक तरीके से जीवित रहना। जीवित रहने पर ही आशा थी। छाप छूटने के बाद गोकिजुए को उसकी यादों और गुप्त विधियों का पूरा ज्ञान हो गया। उन्हें ये भी पता चला कि वह मरने की कगार पर था और गंभीर रूप से घायल था। यही कारण था कि उसने इतनी जल्दी घुटने टेक दिए। गोकिजुए ने कुछ देर सोचा, फिर ब्लड गॉड क्रिस्टल से संवर्धित अपनी राक्षसी शक्ति का एक पिंड बनाया और उसकी ओर फेंका। अपनी चोटों को ठीक करने के लिए इसे लो। क्रिस्टल की ऊर्जा के कारण इसमें अद्भुत जीवन शक्ति और उपचार प्रभाव था। इसे पाकर सम्राट दंग रह गया और अविश्वास से पूछा, क्या श्रीमान ब्लड गॉड क्रिस्टल के भीतर मौजूद सर्वोच्च दैवीय शक्ति को सोख सकते हैं? गोकिजुए को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सम्राट ने ये ताड़ लिया। उन्होंने जवाब दिया, अब से तुम मुझे सीयू सिंह या महामहिम सिंह जुए बुला सकते हो। रही बात क्रिस्टल की, तो तुम्हें कैसे पता चला? ओल्ड मेडिसिन सम्राट ने उत्तर दिया, श्रीमान, यह मेरा केवल एक तर्कसंगत अनुमान था। आपकी शक्ति की तीव्रता मुझसे कई गुना अधिक है। ऐसी स्थिति में एकमात्र संभावना यही है कि आप उस दैवीय शक्ति को परिष्कृत करने में सक्षम हैं। गोकिजुए ने सिर हिलाया, ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाओ और इस बात को बाहर लीक मत करना। इसके बाद गोकिजुए ने आदेश दिया, जाओ और मेडिसिन किंग वैली की पूरी ताकत इकट्ठा करो और उन्हें मेरे सामने आत्मसमर्पण करवाओ। काम सफाई से होना चाहिए, मुझे कोई विरोध की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। सम्राट का शरीर कांप उठा, पर उसने जी हाँ कहा। पुराने सम्राट के हस्तक्षेप से काम आसान हो गया। मेडिसिन किंग वैली की सेना के बचे हुए 2 लाख कुलीन सैनिक इन्फिनिट ग्रुप की संयुक्त सेना में शामिल हो गए। मेडिसिन किंग वैली पर कब्जा करने के बाद गोकिजुए और जी न्यू ग्रेट मेडिसिन किंग हॉल में पहुंचे।
गु किजुए ने ऊंचे आसन पर बैठकर पूछा, विभिन्न क्षेत्रों की क्या स्थिति है? लिए कोंगवू ने आगे बढ़कर जानकारी दी, महामहिम, मेडिसिन किंग वैली के साथ युद्ध पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अधिकांश ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस युद्ध में हमारी क्षति दर 25% रही। अब इन्फिनिट ग्रुप के पास 10 लाख कुलीन भाड़े के सैनिक, 30 लाख युद्ध मशीनें, 10 लाख महान यान के सन्यासी सैनिक और 20 लाख मेडिसिन किंग वैली के सन्यासी सैनिक हैं। गु किजुए ने सिर हिलाया और फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, ब्लड गॉड क्रिस्टल के अधिग्रहण की क्या स्थिति है? लिए कोंगवू ने गंभीरता से जवाब दिया, यद्यपि अन्य ताकतों ने हमारे असली मकसद की जांच शुरू कर दी है, फिर भी हम अभी भी मिट्टी के मोल बड़ी मात्रा में ब्लड गॉड क्रिस्टल हासिल कर रहे हैं। मेडिसिन किंग वैली में युद्ध के बाद के मामलों और ब्लड गॉड क्रिस्टल से संबंधित मुद्दों के अलावा गु किजुए ने लिए कोंगवू को विदा करने से पहले उनसे कुछ और सवाल पूछे। कुल मिलाकर पूरे अलायंस में इन्फिनिट ग्रुप की संयुक्त सेना की प्रगति सबसे सुचारू रही थी। बाकी दिनों में अन्य समूहों को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। कुछ समूह जो बहुत शक्तिशाली नहीं थे, उन्हें तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। सबके जाने के बाद मेडिसिन किंग ग्रैंड हॉल में केवल जीएनयू बची थी। हॉल को एक ऊर्जा कवच से सुरक्षित करने के बाद वह आए और गु किजुए की गोद में बैठ गई। वह धीरे से मुस्कुराए और बोली, तुम फिर से और ताकतवर हो गए हो। गु किजुए भी मुस्कुराए, मैं कितना ताकतवर हूँ ये तो डायरेक्टर जी ने खुद अनुभव किया है ना? जीएनयू समझ गई कि वह किस बारे में बात कर रहा है और उसने चिढ़कर अपनी आंखें घुमाई। तुमसे इस बारे में कौन बात कर रहा है? गु किजुए ने शरारत जारी रखी, क्या डायरेक्टर जी यह आजमाना चाहती हैं कि मैं अब कितना शक्तिशाली हूँ? ये सुनकर जीएनयू की आंखें चमकी और उसने वास्तव में सिर हिला दिया। इसके बाद गु किजुए पीछे हटने वाले नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे को चूमा और अगले कुछ दिनों तक मेडिसिन किंग ट्रेजर हॉल के आसपास पहरा दे रहे सैनिकों को जमीन में तीव्र कंपन महसूस होता रहा। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध के हथौड़े लगातार नगाड़ों पर वार कर रहे हों। हर कोई जानता था कि यह कंपन हॉल के भीतर से आ रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वास्तव में अंदर क्या हो रहा है। ये सिलसिला कई दिनों तक चला और फिर धीरे धीरे थम गया। इस दौरान मेडिसिन किंग वैली से जो भी संसाधन एकत्र हुए उन्हें लिए कोंगवू को ही संभालना पड़ा, क्योंकि उस बीच कोई भी गु किजुए और जीएनयू से नहीं मिल सका था। जब वे अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे तब एम्परर स्टार एलायंस हर किसी के गुणों और कार्यों की गणना कर रहा था। एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति की निगरानी के कारण मेरिट के आंकड़े वास्तविक समय में अपडेट हो रहे थे। इसी समय मेरिट रैंकिंग भी जारी की गई। कुल 2 रैंकिंग थी, एक व्यक्तिगत और दूसरी गुट की। रैंकिंग में केवल स्थान दिखाई दे रहे थे, अंकों की संख्या नहीं। मेरिट रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति ने सबको चौंका दिया, हालांकि यह उम्मीद के मुताबिक भी था। पूरे अलायंस की मेरिट रैंकिंग में गु किजुए इस समय पहले स्थान पर थे। इसका मतलब था कि उन्होंने अकेले जो मेरिट हासिल की थी वह पूरे अलायंस के अन्य सभी विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त मेरिट से कहीं अधिक थी। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, क्योंकि उनके उदय को अभी बहुत कम समय हुआ था। उनके साथ साथ जीएनयू ने भी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई थी। इंपीरियल रैंक विशेषज्ञ न होने के बावजूद जीएनयू 18वें स्थान पर थी। उनके पीछे 2 ऐसे इंपीरियल रैंक पुराने राक्षस थे जो पिछले 1000 वर्षों से गायब थे और केवल इस महायुद्ध के लिए बाहर निकले थे। गु किजुए और जीएनयू पिछले कुछ दिनों से अपनी साधना में इतने व्यस्त थे कि उन्हें बाहरी दुनिया की इस हलचल का पता ही नहीं चला। लिए कोंगवू ने विस्तार से सारी जानकारी गु किजुए को दी। गु किजुए ने पूछा, क्या गुटों की रैंकिंग में हम नंबर 1 पर हैं? लिए कोंगवू ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हम गुट रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं। शीर्ष 4 गुट एम्परर स्टार के पुराने अधिपति हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। गु किजुए ने सिर हिलाया और फिर पूछा, ब्लड गॉड क्रिस्टल का क्या हाल है? और तियानहोंग डोमेन में अब कौन से इलाके बचे हैं जिन्हें जीता जा सकता है? ये सुनकर लिए कोंगवू का चेहरा थोड़ा उतर गया। महामहिम, अब तियानहोंग डोमेन में केवल कुछ कठोर हड्डियां, मुश्किल इलाके की बची हैं। उन्हें जीतना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन ने अपनी सुरक्षा के लिए 3 करोड़ तलवार ऊर्जा का घेरा बना रखा है। हमारे सैनिक उन तलवारों के वार के सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। लिए कोंगवू ने आगे बताया, रही बात ब्लड गॉड क्रिस्टल की, तो अलायंस के कुछ बड़े बुजुर्ग अड़ंगा डाल रहे हैं। हालांकि वे खुद इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर भी वे इन्हें बहुत ऊंची कीमतों पर खरीद रहे हैं ताकि ये हमारे हाथ न लगें। गु किजुए पहले तो ठिठके, फिर मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि वे बूढ़े लोग बाजार खराब कर रहे हैं। उन्होंने लिए कोंगवू से कहा, हमारे पास जो स्टॉक है उसे उन बुजुर्गों को बेचना शुरू कर दो। अगर कीमत हमारे तय दाम से ऊंची है तो बेच दो, और जैसे ही कीमत गिरे फिर से सारा माल उठा लो। लिए कोंगवू ये सुनकर खुश हो गए। इन्फिनिट ग्रुप के पास 60% से ज़्यादा स्टॉक था। अगर वे अचानक माल बाजार में उतारते तो उन बुजुर्गों को भारी नुकसान होता जो कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे।
इन मामलों को सुलझाने के बाद गुकिजुए ने जीएनयू के साथ चर्चा की कि अगला हमला कहाँ किया जाए। हालांकि हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन पर हमला करना कठिन था, लेकिन वे उसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। मेडिसिन किंग वैली का युद्ध समाप्त हो गया और इस स्थापित शक्तिशाली पुरानी शक्ति पर पूरी तरह से गुकिजुए का कब्जा हो गया। इस युद्ध में तियान्यू ग्रुप ने बहुत अधिक प्रयास नहीं किया था, यहाँ तक कि जी तियान्यू खुद भी वहां नहीं पहुंची थी। मेडिसिन किंग वैली, आध्यात्मिक औषधि क्षेत्र, एक विशाल श्वेत स्थान में अंतहीन औषधियां धान के खेतों की तरह फैली हुई थीं, जिनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। यह एक स्वतंत्र स्थान था जिसका क्षेत्रफल चंद्रमा के कुल आकार से लगभग 3 गुना बड़ा था। यहाँ के संसाधनों को इन्फिनिट ग्रुप और तियान्यू ग्रुप के बीच 70/30 के अनुपात में बांटा गया था। इन्फिनिट ग्रुप के लिए, जो मुख्य रूप से अमृत बनाता है, इन औषधियों की मांग बहुत अधिक थी। मामला सुलझाने के बाद गुकिजुए ने लिए कोंडवू को वहां छोड़ा और उसी दिन एलायंस बेस वापस लौट आए। गुकिजुए की साधना। इन्फिनिट ग्रुप बेस के अपने कार्यालय में काले सूट में सजे गुकिजुए विभिन्न समूहों की युद्ध रिपोर्टों की समीक्षा कर रहे थे। तियानहोंग डोमेन का अधिकांश हिस्सा सुरक्षित हो चुका था, लेकिन एक कठोर हड्डी अभी भी बाकी थी, हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन। तियानहोंग डोमेन की बची कुची सभी सेनाएं अब वहीं जमा हो गई थीं। बाय जिंगई ने पास आकर धीरे से कहा, सीईओ सिंह, हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन ने एलायंस के 3 पूर्वजों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसा लगता है कि बाहरी डोमेन की ताकतों ने उनकी मदद की है। एलायंस के आदेश पर एम्परर स्टार के सभी प्रमुख समूह अब वहीं इकट्ठा हो रहे हैं। गुकिजुए ने सिगरेट सुलझाए और मुस्कुराते हुए कहा, यह अंतिम निर्णायक युद्ध है, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी फैसला तुम और नंगोंग वानर लेना। मुझे कुछ समय के लिए एकांत साधना में जाना है। वे साधना कक्ष में पहुंच गए। उनका छोटा पालतू जियाओ याओ गहरी नींद में था, जिसके चारों ओर कीमती स्टार कोर्स रखे थे। गुकिजुए एक ध्यान मुद्रा वाले आसन पर बैठ गए, एक ब्लड गॉड क्रिस्टल निकाला और अपनी साधना शुरू कर दी। उनका लक्ष्य कम से कम इंपीरियल रैंक की वास्तविक शक्ति को हासिल करना था। एलायंस की महाबैठक। साधना के दौरान एम्परर स्टार की सेनाएं हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की ओर बढ़ती रहीं। आधा महीना बीतने के बाद एक सनसनीखेज खबर आई। एलायंस के एक पूर्वज पर बाहरी डोमेन के 2 इंपीरियल रैंक पीक योद्धाओं ने घात लगाकर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। इस खबर ने एम्परर स्टार के सन्यासियों का दिल भारी कर दिया। हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन से 1.5 लाख ली की दूरी पर एलायंस के लड़ाकू बेस में सर्वोच्च परिषद की बैठक हुई। यहाँ 24 हेजमोन समूहों के पूर्वज और 6 महाद्वीपों की अकादमियों के संस्थापक मौजूद थे। एलायंस के प्रथम पूर्वज, एक गंजे और बलिष्ठ वृद्ध ने खड़े होकर कहा, दोस्तों, हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के पास अकेले इतने योद्धा नहीं हो सकते। उन्हें बाहरी ताकतों का समर्थन प्राप्त है। इसे जीतने के लिए हमें भारी कीमत चुकानी होगी। क्या हम लड़ें या पीछे हटें? माहौल बोझिल था। एम्परर स्टार के ज्ञात 9 इंपीरियल रैंक पीक योद्धाओं में से अब केवल 8 बचे थे। मायरिया डेमन अकेडमी के संस्थापक दाओ ताइहुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो पीछे क्यों हटें? मेरा सुझाव है कि स्टारी स्काई कैनन तैनात करें और उनसे मौत तक लड़ें। टेक्नोलॉजी अकेडमी की संस्थापक ने भी सहमति जताई, तियानहोंग डोमेन अब हमारा है, इसके संसाधनों को छोड़कर हम वापस नहीं जा सकते। इन मूल निवासियों को तकनीक की ताकत का अनुभव होने दें। अंत में सर्वसम्मति से मौत तक लड़ने का निर्णय लिया गया। प्रथम पूर्वज ने घोषणा की, ठीक है, अपनी पूरी ताकत झोंक दो और अंत तक लड़ो। स्वार्थ और कूटनीति। बैठक के बाद बाहर निकलते समय दाओ ताइहुआंग ने जी तियान्यू को देखकर सिर हिलाया और कहा, कभी मैं तुम्हारे पीछे पागल था और तुम टस से मज नहीं हुई। अब तुम एक जूनियर गुकिजुए के सामने झुक रही हो, ये देखकर मुझे आश्चर्य होता है। जी तियान्यू ने धीरे से कहा, ताइहुआंग, वह मुझे विकसित कर सकता है। तुम मुझे क्या लाभ दे सकते हो? ताइहुआंग कुछ नहीं बोला और एक पल में ओझल हो गया। वह जानता था कि जी तियान्यू बेहद स्वार्थी है, वह अपने लक्ष्य के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती थी। जी तियान्यू के मन में गुकिजुए के लिए कोई प्रेम नहीं था, ये केवल एक सौदा था। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, 24 समूहों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली। दूसरी ओर अंतहीन तलवार ऊर्जा से घिरा हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन इस समय बिल्कुल शांत था, पर यह शांति एक ऐसे खूनी तूफान की दस्तक थी जो अनगिनत जिंदगियों को दफन करने वाला था। समय तेजी से बीतता गया और 2 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। इस अवधि के दौरान एम्परर स्टार के 24 अधिपति समूह और सभी शीर्ष स्तर के गुट हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की ओर शक्तिशाली विशेषज्ञों और विनाशकारी तकनीकी हथियारों का भारी जमावड़ा कर रहे थे। इसके विपरीत हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन इस दौरान डरावनी हद तक शांत था। लेकिन कौन जानता था, हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के भीतर 2 अन्य डोमेन के शक्तिशाली विशेषज्ञ पहले से ही कुमुद के रूप में पहुंच चुके थे। वे बस इस इंतजार में थे कि बाहरी लोग उन पर आक्रमण करें ताकि वे उन्हें एक ही झटके में खत्म कर सकें। उन्होंने पहले हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी भारी तादाद देखकर कहीं बाहरी लोग भाग न जाएं।
हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन से 40 लाख मील दूर एम्परर स्टार के बेस इतनी सघनता से फैले थे कि जहां तक नजर जाए केवल छावनियां ही दिखती थीं। आसमान में हजारों फीट लंबे स्टारी स्काई कैनन तैर रहे थे जो ब्रह्मांड के स्तंभों की तरह लग रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या कम से कम 10,000 थी। स्टारी स्काई कैनन एम्परर स्टार का सबसे भयानक हथियार है। यहाँ तक कि एक इंपीरियल रैंक पीक विशेषज्ञ भी इसके प्रहार के सामने सुरक्षित रहने का दावा नहीं कर सकता। हालांकि इसकी कमी यह है कि इसके एक शॉट में एक ओवरलॉर्ड ग्रुप के कुल ऊर्जा भंडार का लगभग 10% खर्च हो जाता है। वीरों का संगम, यह शायद आखिरी निर्णायक युद्ध होगा। पता नहीं हम जीवित बचेंगे या नहीं। इन्फिनिट ग्रुप के बेस के एक होटल में जी शांग, क्यू ट्रेजर, एप एम्परर, लांशी, सुकियान और अन्य पुराने दोस्त जमा थे। क्यू ट्रेजर ने शराब का घूंट भरते हुए कहा, यह पागलपन है। मैंने सुना है कि एम्परर स्टार ने अपना पूरा कुनबा खाली कर दिया है। केवल किंग ग्रैंड की युद्ध शक्ति ही मैदान में उतारी गई है। प्रमुख समूहों के भाड़े के सैनिकों और रोबोटों की संख्या 30 अरब के पार पहुंच गई है। जी शांग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, इस युद्ध के बाद कौन बचेगा कौन जाने। आओ एक जाम पीते हैं। उन्होंने हाथ उठाए और ठहाकों के बीच आने वाले विनाश को कुछ पल के लिए भुला दिया। गु किजुए की वापसी, असली रूप। उसी समय इन्फिनिट ग्रुप के केंद्रीय भवन के साधना कक्ष में गु किजुए अपनी तपस्या के अंतिम चरण में थे। उनके शरीर पर काले ड्रैगन के निशान चमक रहे थे और उनके सीने पर लगा ड्रैगन पल अब एक ब्लैक ड्रैगन पल में बदल चुका था। तभी गु किजुए ने अपनी आंखें खोली और संतोष के साथ बोले, अंततः मैंने 9 ब्लड ड्रैगन पर्ल्स को परिष्कृत कर लिया और महान सम्राट के 6ठे रैंक पर पहुंच गया। ब्लड गॉड क्रिस्टल का प्रभाव उनकी उम्मीद से बेहतर रहा। अब मुझे अपनी पहचान छिपाने या रूप बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। गु किजुए की आंखें लाल चमक उठीं और उनके चेहरे की हड्डियां हिलने लगीं, जिससे वे अपने मूल वास्तविक रूप में वापस आ गए। उन्होंने साधना कक्ष छोड़ा और स्नान के बाद एक विशेष काला सूट पहनकर ऑफिस पहुंचे। बाई जिंगई वहां काम कर रही थी। जब उसने गु किजुए को उनके असली रूप में देखा तो वह खुशी से झूम उठी। सीओ गु, क्या अब आपको पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है? गु किजुए ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे एम्परर स्टार हो या शेनहुआंग महाद्वीप, मैं लगभग अजेय हूं। अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सिगरेट सुलझाए और स्थिति का जायजा लिया। उन्हें पता चला कि निर्णायक हमला आधे महीने बाद होना है और इन्फिनिट ग्रुप ने मेडिसिन किंग वैली से सारा खजाना पहले ही समेट लिया है। गु किजुए के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई, युद्ध में शामिल होना अनिवार्य है। जिन ताकतों ने ब्लड ड्रैगन कबीले को घेरकर मारने की कोशिश की थी, बेहतर होगा कि वे युद्ध क्षेत्र में ही मर जाएं, वरना वे मेरे हाथों मरेंगे। एम्परर स्टार का स्वामी। तभी उनके कान में एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति की आवाज गूंजी, बधाई हो। गु किजुए ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? इच्छाशक्ति ने उत्तर दिया, कृपया मुझे अपने सार रक्त की एक बूंद दें। मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार करूंगा। इसके बाद मैं एक काले ड्रैगन के रूप में प्रकट हो सकूंगा और आप मुझे कभी भी बुला सकेंगे। गु किजुए ने अपने माथे से काले सार रक्त की एक बूंद निकाली और वह शून्य में विलीन हो गई। गर्जना। अचानक बाहर का मौसम बदल गया। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। एम्परर स्टार पर शेनहुआंग महाद्वीप से बहुत दूर एक विशाल और राजसी ड्रैगन की दहाड़ आसमान में गूंजी। एम्परर स्टार के हर व्यक्ति ने देखा कि एक विशाल काला ड्रैगन बादलों के ऊपर तैर रहा है, जिसने अपनी काया से सूरज को ढक लिया था और पूरे ग्रह पर अंधेरा छा गया था। ये साक्षात ग्रह की शक्ति थी। अब गु किजुए जब चाहें इसे युद्ध क्षेत्र में बुला सकते थे। जैसे जैसे निर्णायक युद्ध की घड़ी करीब आ रही थी, तियानहोंग डोमेन के अनगिनत मूल निवासी सन्यासी बेहद तनाव में थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन इन बाहरी हमलावरों का नामो निशान मिटा देगा। एम्परर स्टार के विभिन्न समूहों ने अपनी क्रूरता से हर विजित शक्ति को जड़ से खत्म कर दिया था, अन्यथा ये लोग पीछे से विद्रोह कर देते। यहाँ तक कि मेडिसिन किंग वैली के ओल्ड मेडिसिन सम्राट भी बेचैन थे, लेकिन गु किजुए की पाबंदी के कारण वे चाहकर भी अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते थे। पूरे तियानहोंग डोमेन पर अंधेरा छाया था। लोगों को डर था कि वे हमेशा के लिए बाहरी लोगों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। पुनर्मिलन और शक्ति का प्रदर्शन। गु किजुए के साधना से बाहर आने की खबर मिलते ही जी तियान्यू तुरंत उनसे मिलने पहुंची। जब उन्होंने गु किजुए को देखा तो उनकी आत्मा तक कांप गई। केवल 3 महीनों में इस व्यक्ति की आभा इतनी बदल गई थी कि उनसे निकलने वाला दबाव असहनीय था। रेस्तरां में गु किजुए ने रेड वाइन का घूंट भरते हुए स्तब्ध खड़ी जी तियान्यू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नन्ही लोमड़ी, इतनी जल्दी में मुझसे मिलने आए हो, क्या खुद को अकेला महसूस कर रही हो? जी तियान्यू ने संभलते हुए एक मोहक मुस्कान बिखेरी और अपनी कमर मटकाते हुए उनके पास आई। बिल्कुल 3 महीने हो गए, मैं अपने इस छोटे सरकार को याद करते करते मर रही थी। उन्होंने बैंगनी रंग की छोटी स्कर्ट पहनी थी जो उनकी सुडौल काया को और भी आकर्षक बना रही थी। वे सीधे गु किजुए की जांघ पर जा बैठीं।
पास खड़ी बाई जिंगई ने मन ही मन उन्हें कुलटा कहकर कोसा। एक घूंट लो। गुकिजुए ने उनकी पतली कमर में हाथ डाला और वाइन का गिलास उनके होठों से लगाया। जी तियान्यू ने घूंट भरने के बाद पूछा, युद्ध की चर्चा कहाँ तक पहुंची है? गुकिजुए ने उनके नितंबों पर हाथ रखते हुए कहा, अगर यह युद्ध हारे तो एम्परर स्टार अगले 10,000 सालों तक इस महाद्वीप पर कदम नहीं रख पाएगा। अब सब कुछ एलायंस के एक इशारे पर टिका है। जी तियान्यू ने उनके चौड़े सीने को सहलाते हुए पूछा, इन कुछ महीनों में तुम किस स्तर तक पहुंच गए हो? गुकिजुए ने उदासीनता से उत्तर दिया, इंपीरियल लेवल 6 देवताओं के नीचे अजेय। क्या? जी तियान्यू को कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने हजारों साल साधना की थी और इस लड़के ने उन्हें पलक झपकते ही पीछे छोड़ दिया था। पुराने हिसाब और नई शुरुआत। तुम अपने असली रूप में वापस आ गए हो। क्या ब्लड ड्रैगन कबीले का बदला लेने जा रहे हो? जी तियान्यू ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल, अब हिसाब किताब का समय है। उस समय तुम तो शामिल नहीं थी न, वरना मुझे एक सुंदर फूल को बेरहमी से कुचलना पड़ता। गुकिजुए ने उनकी कमर कसते हुए कहा, ये कर्मा है। मैंने तब हिस्सा लेने का सोचा था, पर शुक्र है कि नहीं लिया। तुम चाहो तो जांच कर सकते हो। जी तियान्यू ने राहत की सांस ली। युद्ध शुरू होने में अभी आधा महीना बाकी था। जी तियान्यू यहाँ गुकिजुए के साथ साधना करने आई थी ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सकें। महासम्मेलन में प्रवेश। युद्ध के 12वें दिन जब दोनों साधना में लीन थे, एलायंस से आपातकालीन बुलावा आया। कुछ घंटों बाद गुकिजुए की ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फूटी, जिससे जी तियान्यू की रैंक डेमन एम्परर रैंक 4 से 5 पर पहुंच गई। उनका रक्तवंश भी पूरी तरह बदलने के करीब था। साधना के बाद दोनों तैयार होकर ऑफिस से निकले। गुकिजुए ने बाई जिंगई को ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी और जी तियान्यू के साथ युद्ध के मैदान की ओर चल दिए। गुकिजुए ने शून्य को चीरते हुए रास्ता बनाया और आधे घंटे में वे अग्रिम पंक्ति के बेस पर पहुंच गए। वहां का नजारा अद्भुत था। अनगिनत बेस फैले हुए थे जो एम्परर स्टार के विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। करोड़ों सैनिक युद्ध के शंखनाद का इंतजार कर रहे थे। सर्वोच्च सम्मेलन कक्ष के भीतर सभी दिग्गज मौजूद थे। नंगोन हाओतियान, साधना अकादमी के संस्थापक, अधीर होकर बोले, जी तियान्यू कहाँ है? हम घंटों से उसका इंतजार कर रहे हैं। इतना अहंकार। तभी बाहर से जी तियान्यू की आवाज आई, क्षमा करें, कुछ कामों में फंस गई थी। जब वे अंदर आईं तो उनके साथ एक अनजान व्यक्ति गुकिजुए का असली रूप को देखकर सबकी आंखें सिकुड़ गईं। वहां मौजूद इंपीरियल लेवल पीक योद्धाओं को भी उस व्यक्ति से भारी दबाव महसूस हो रहा था। एलायंस के 2 पूर्वजों की पुतलियां डर से फैल गईं। जी तियान्यू ने झुककर अभिवादन किया और कहा, ये गुकिजुए हैं, इन्फिनिट ग्रुप के कर्णधार। पहले पहचान के कारण इन्होंने अपना रूप छिपाया था, पर अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई भी इन्हें चुनौती देने के लायक नहीं बचा है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस रहस्यमयी और शक्तिशाली व्यक्ति को देख रहा था जिसने पूरी एलायंस को इंतजार करवाया था। तो ये था ग्लोबल म्यूटेशंस फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर, कहानी के 101 से 110 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।